गृह मंत्री अमित शाह का कौशाम्बी आगमन हुआ। साथ में उनके साथ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ, साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी आए। अगर हम बात करें तो आज से 3 दिवसीय कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने शुभारंभ किया। साथ में कौशाम्बी जिले को 612 करोड़ की 117 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी गृह मंत्री अमित शाह ने किया। और साथ में कौशाम्बी महोत्सव में सांसद खेल स्पर्धा में जीते खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया। और साथ में अमित शाह ने ये विश्वास भी दिलाया कि 2024 में बीजेपी 300 सीटों से ज़्यादा लोकसभा में सीट पाएगी और साथ में और एक अच्छी जीत हासिल करेगी। अगर हम बात करें कौशाम्बी की, हम राजनीतिक समीकरण की बात करें तो पिछली विधानसभा में कौशाम्बी ने तीनों सीट हारी थी, बीजेपी ने तीनों सीट हारी थी, तीनों सीट सपा के खाते में गई थी। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं आज की जो कौशाम्बी महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का आगमन कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव का बिगुल कहीं ना कहीं आज बजाया। आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है, अनुसूचित जाति वोट बैंक, उसके लिए रणनीति अब तैयार करने लगे हैं तमाम राजनीतिक दल। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको साधने के लिए महिला मोर्चा को आगे किया है और उसके लिए एक विशेष जिम्मेदारी भी दी गई है। आगामी 10 अप्रैल को महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी मंडलों में समरसता भोजन का आयोजन करेगी। महिला मोर्चा के पदाधिकारी दलित बस्तियों में जाके समरसता भोजन का आयोजन करेंगे, जिसका मकसद रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही मिशन है, वो ऊंच नीच और छूत-छात की भावनाओं से दूर सबका साथ सबका विकास दिखाती है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा अगर लखनऊ में 10 अप्रैल को 300 अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ लवकुश नगर में एक कॉलोनी में अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ समरसता भोज का आयोजन भी करेंगी और मिशन 2024 में संपूर्ण कमल खिलाने का होगा। 2024 के चुनाव से पहले सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे यूपी के निकाय चुनाव में अब आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर दी है। हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ के एजेंडे के साथ आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की 763 सीटों पर निकाय चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने आज ये ऐलान किया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल कर चुकी है, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में भी मेयर की सीट जीतकर मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव के जरिए न सिर्फ अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिशों में जुटी है, बल्कि उसकी मंशा है कि निकाय चुनाव के जरिए यूपी में अपने संगठन का विस्तार करे। यही वजह है कि अब यूपी के निकाय चुनाव और इंटरेस्टिंग हो गए हैं, क्योंकि मुकाबला सिर्फ बसपा, सपा और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी भी अब एक मजबूत कंटेस्टेंट बनकर यूपी के चुनाव में उतरेगी। 2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी दांवपेच में लग गई हैं। अभी हाल ही में ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थामा है। इसको लेकर ए.के. एंटनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अनिल एंटनी ने बीजेपी में जाकर गलती कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक कांग्रेस में ही रहूंगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाप बेटे अलग अलग पार्टी में अपनी सियासत कर रहे हो। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य अलग पार्टी में है, यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा अलग पार्टी में है, साथ ही राकेश पांडे के बेटे रितेश पांडे अलग पार्टी में रहकर अपनी सियासत कर रहे हैं। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि अनिल एंटनी का बीजेपी में कद और पद क्या होगा। 2024 के आम चुनाव से पहले सियासी पार्टी अलर्ट हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से हम देख सकते हैं कि पार्टी के खेमे में अदला बदली भी होना शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एनके रेड्डी ने भी कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस का हाथ छोड़ा तो बीजेपी का दामन थाम लिया। आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस के पूर्व सीएम एनके रेड्डी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेते ही एनके रेड्डी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उससे मैं काफी निराश हूं। और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, तो ऐसा साफ जाहिर हो रहा था कि एनके रेड्डी कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफी खफा है, नाराज है। और इसके साथ ही उन्होंने अपनी नाराजगी की जो वजह बताई वो ये है कि कांग्रेस में अब कार्य होना बंद हो गई हैं, फैसले अब गलत लिए जाते हैं, जिसके कारण उन्होंने बीजेपी में आने का फैसला लिया। और जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो ऐसा देखा जा रहा था वो काफी खुश हैं
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब विकास के लिए ही कार्य होगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि एनके रेड्डी बीजेपी के लिए क्या कुछ आगे कार्य कर सकती है और कितना एनके रेड्डी से बीजेपी को फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कदम आगे बढ़ा रही है, जिसको लेकर योगी सरकार ने तय किया है उत्तर प्रदेश में 10 नए माध्यमिक संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश में हम अभी तक बात करें तो एक संस्कृत का माध्यमिक कॉलेज है, वहीं एक संस्कृत का डिग्री कॉलेज भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि संस्कृत विद्या को भी बढ़ावा मिले, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। वाराणसी, रायबरेली, शामली, हरदोई जैसे जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार 10 नए संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोलने जा रही है, जिसमें कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के वो विद्यार्थी जो संस्कृत विषय में रुचि रखते हैं, जो चाहते हैं कि अपने वेद पुराणों को पढ़ने के लिए संस्कृत विषय वो लें, वो इन स्कूलों में माध्यमिक तक की शिक्षा संस्कृत विषय में प्राप्त कर सके। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ऑल इंडिया प्रोफेशनल के अध्यक्ष अमिताभ निगम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोगों को जोड़ेंगे जिनसे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि वो ऐसे लोगों को सदस्यता दिलाएंगे जो डॉक्टर होंगे या वकील होंगे या बड़े बिजनेसमैन होंगे। ऐसे व्यक्तियों को सदस्यता दिलाएंगे और सदस्यता दिलाने का उनका मकसद है कि उत्तर प्रदेश और या भारत के जैसे हालात हैं उस हालातों पर किस तरीके से काम किया जाएगा और कांग्रेस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। यानी आने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए अब पूरी तरीके से कांग्रेस के जो अलग अलग विंग हैं वो विंग भी काम करती नजर आएंगी और ऐसे में नए नए सदस्यों को बना करके कांग्रेस में जोड़ने का काम किया जाएगा, जिससे कि आने वाले चुनावों में एक जीत हासिल कर सके। माफिया अतीक अहमद की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से उमेश पाल के अपहरण के मामले में उनको सजा सुनाई गई, इसके बाद आज देवरिया जेल का जो मामला था, जिसमें देवरिया जेल में कारोबारी को ले जाकर पीटने के मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि पूरे मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है, उससे पहले कहीं ना कहीं अतीक अहमद की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में प्रभावी पैरवी की जा रही है उससे ये साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में अतीक के ऊपर कुछ और सजा का ऐलान। गदर एक्ट्रेस अमीषा पटेल जो है इस वक्त मुश्किलों में फंस गई है। जी हां, आपको बता दें कि रांची सिविल कोर्ट ने अमीषा पटेल और उनके जो बिजनेस पार्टनर हैं कुणाल गूमर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। इससे पहले जो है अदालत ने सम्मन जारी किया था, लेकिन कोर्ट में अमीषा पटेल पेश नहीं हुई, जिसके बाद जो है वारंट जारी किया गया है। और ये जो वारंट जारी किया गया है चेक बाउंस, धोखाधड़ी और धमकाने के मामले के खिलाफ किया गया है। और ये जो वारंट जारी किया गया है इसके पीछे जो वजह सामने आई है वो ये है कि अजय कुमार सिंह नाम के एक शख्स जो कि बिहार में रहता है और वेब सीरीज में काम कर चुका है, अमीषा पटेल ने उनसे 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं और वो भी इस चीज के लिए कि वो जो है मूवी बनाएंगी। लेकिन अभी तक इस तरह की कोई मूवी सामने बनकर नहीं आई है, जिसको लेकर के अजय ने अपने पैसे की 2.5 करोड़ रुपए की मांग की और अभी तक अमीषा पटेल ने इस पैसे को वापस नहीं लौटाया है। इसी चीज को लेकर के अजय कुमार सिंह ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया। अब देखना होगा कि जब अमीषा पटेल कोर्ट में पेश होंगी तो क्या उस वक्त उनकी जवाबदेही रहेगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाराज छात्रों ने आज न केवल मुख्य द्वार को बंद करके धरना प्रदर्शन किया बल्कि जमकर नारेबाजी भी की। नाराज छात्रों का कहना है कि उनके कल एक साथी को कल देर रात गिरफ्तार किया गया है, जो इसका कारण अकारण बता रहे हैं ये छात्र। दरअसल पिछले दिनों छात्रों के बीच पथराव और मारपीट की घटना आई थी और इसमें 2 छात्रावास के छात्र आपस में गुरिल्ला युद्ध जैसा समीकरण बनाया था, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने कल देर रात एक लड़के को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि विभिन्न चार्जों के साथ जेल भेजने का प्रयास किया, जिसका उनके साथी छात्रों ने न केवल विरोध किया बल्कि धरना देकर इस बात का भी जानकारी दिया कि ये गिरफ्तारी पूरी तरीके से कागजी है और ये अनुचित भी है, लिहाजा उसे छोड़ा जाए। अब देखने की बात ये होगी कि पुलिस आखिर उसे हिरासत में रखती है, जेल भेजती है या फिर थाने से ही छोड़ती है। अमेठी में फिल्मी अंदाज में हुई लूट का खुलासा करते हुए आज अमेठी पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के हाईवे का है, जहां पर 4 दिन पूर्व सरिया लदी ट्रेलर को कार सवार बदमाशों ने रोककर और ट्रेलर सहित गायब कर दिया था। वहीं अमेठी पुलिस लगातार खुलासे का प्रयास कर रही थी। आज जो है 7
आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार कर वहीं जेल भेज दिया। और वहीं आरोपियों के पास से सरिया नदी ट्रेलर को भी बरामद कर लिया और उनके पास से 2 कार व एक तमंचा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। कानपुर के थाना बेहट इलाके में 2 पक्षों में पैसों के विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई है। इतना ही नहीं, मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आपको बता दें कि थाना बेहट इलाके के जसमोर गांव में पैसे के विवाद को लेकर 2 पक्षों में न सिर्फ जमकर मारपीट हुई बल्कि जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। इतना नहीं, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं कुछ लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूरे मामले में मारपीट में करीब 6 लोग घायल हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख भी सकते हैं कि कुछ लोग एक बुजुर्ग को लाठी डंडों से जमकर पीट रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जहां गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है तो वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। जनपद पीलीभीत के सदर तहसील के गांव जादवपुर में 48 एकड़ जमीन पर 22 किसान अपना जीवन यापन, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन वहीं एक कथित दबंग माफिया ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया और उस जमीन पर खड़ी फसल 48 एकड़ में खड़ी फसल को कटवा लिया और जबरदस्ती बेच दिया। वहीं किसानों ने इस पे रोष जताया तो उनको धमकियां दी जाने लगी, मुकदमा लिखवाने से डराया जाने लगा, जिसको लेकर के किसान पीलीभीत तहसील परिसर में पहुंचे। जैसे ही इस मामले की जानकारी राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार हुई तो तत्काल मौके पर पहुंचे और किसानों के द्वारा उनकी समस्या को सुना गया। तो वहीं किसानों ने कहा है कि मेरी जमीन का हक मुझे नहीं मिल रहा है, जमीन मेरी है, फसल मैंने उगाई और वहां पर जो माफिया है उसने उस जमीन की फसल को काट लिया। तो वहीं तत्काल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने संबंधित अधिकारियों को, अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को सूचित किया और उस माफिया के खिलाफ, उस दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं जमीन पर मालिकाना हक दिलाने की बात भी कही है। विभिन्न क्षेत्रों में आज आग ने तांडव मचाया। हालांकि आग के तांडव की वजह से लगभग लाखों रुपए का सामान व लाखों रुपए नकदी भी लोगों का जलकर राख हो गया। मामले की जानकारी होने पर अलग अलग तहसील के उप जिलाधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और साथ ही सरकार के द्वारा योजनाओं का लाभ दिलाने की भी बात कही। आज कुशीनगर जनपद के कस्या और पडौना तहसील के अलग अलग गाँव में जमकर आग ने तांडव मचाया, जिसमें पडौना तहसील के जरार और पचफेड़ा और कस्या तहसील के परसहा गांव में आग ने खूब जमकर तांडव मचाया, जिसके वजह से लाखों रुपए का सामान और लाखों रुपए नगद भी लोगों का जलकर राख हो गया और इस आगजनी की घटना में लगभग दर्जनों घर भी जलकर राख हो गए। विभिन्न क्षेत्रों में आज आग ने हमने का नाम नहीं ले रही है। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 1 दिन की जन्मी बच्ची को महिला चोर चोरी कर ले गई। बच्चा चोरी की घटना से हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। स्टाफ के लोग व डॉक्टर मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। इसके साथ ही बच्चा चोरी की घटना से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है और संबंधित थाने में सूचना दी। बच्चा चोरी की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्टाफ के लोगों से पूछताछ करने के बाद सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। शायद सीसीटीवी फुटेज में महिला चोर कैद हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर अस्पताल के अंदर महिला चोर कैसे दाखिल हुई और बच्ची को चोरी करके कैसे ले गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार बच्चा चोरी की घटनाओं को लेकर के भी चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हॉस्पिटल के स्टाफ हो, कुछ चेत नहीं रहा है। अननोन पर्सन हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हैं तो आखिर उन पर पूछताछ क्यों नहीं होती है। फिलहाल इस बच्ची चोरी की घटना ने कानपुर में तो हिला के रख दिया है। बच्चा हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। थाना चंदोसी इलाके के मोलागढ़ का ये मामला सनसनीखेज सामने आया है, जहां पर एक युवती की लाश मिली और जबकि दूसरा घायल युवक मिला। बताया जा रहा है कि दोनों लोगों में प्रेम प्रसंग चल रहा था और लड़की की शादी होने वाली थी। फिलहाल अगर पुलिस की जिस तरह से एसपी कमीशन ने बाइट दी है और उनके आधार पर अगर माना जाए तो बताया जा रहा है कि पहले युवक ने अपने युवती की गोली मारी, फिर अपने आप ली है। फिलहाल दोनों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल में इनको भेजा गया था, जिस कारण से घायल की मौत के बाद परिजनों को राम बचा है। इधर परिजनों का कहना है कि लड़की के परिजन राजी नहीं थे और लड़के ने इससे पहले भी कई बार जहर खाने की कोशिश की थी। फिलहाल ऑनर किलिंग का मामला आशंका जताई जा रही है। अब देखना ये कि पुलिस किस पहलू पर ये जांच बैठती है।
फिलहाल देखने की बात है कि जिस तरह से लड़की की शव मिला था और वहां पर घायल अवस्था में उसकी गोली लगी थी, फिलहाल इसी तरह से युवक के भी पेट में चाकू के निशान थे और उसके हालत गंभीर थी, जिसको हायर सेंटर रेफर किया था, वहां पर उसकी मौत हो गई है। हम लोग बहराइच में तेज रफ्तारी ने निगल ली 3 युवाओं की जिंदगी। बहराइच की कोतवाली देहात क्षेत्र के मानपुरवा के पास बहराइच सीतापुर हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार युवकों के बाइक पर टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम सेवक का बेटा अजय यादव अपने 2 साथियों के साथ बहराइच से अपने घर गोपचंदपुर जा रहा था। रास्ते में मानपुरवा के पास बहराइच सीतापुर हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हाईवे पर दुर्घटना कोई नई बात नहीं है। आए दिन सड़क के हाईवे के किनारे रहने वाले गांव के लोग हादसों का शिकार होते हैं। वर्षों से उनकी ये मांग है कि हाईवे पर आवागमन को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जाए, लेकिन फिलहाल अभी तक हाईवे पर स्पीड को नियंत्रित करने के कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। देहरादून के दूरस्थ त्यूनी इलाके में, जो कि उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, यहाँ मकान में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरीके से झुलसे हैं। जानकारी के मुताबिक शुरुआती चरण में फायर ब्रिगेड की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ फायर विभाग का वाहन कम पानी लेकर पहुंचा था, जबकि रेस्क्यू और बचाव कार्य में भी खासा देरी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र के पांडे बाजार पुलिस चौकी के पास दबंगों ने महिला व उसके पति को जमकर पीटा। पिटाई के बाद में दबंग मौके से तो फरार हो गए, लेकिन काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और चौकी का लोगों ने घेराव किया, जिसके बाद में महिला ने जो है थाने में जब तहरीर दी, तो तहरीर मिलने के बाद में जो पीड़ित उसका पति था उसको ही थाने में बिठालकर उसकी पिटाई करने का महिला ने आरोप लगाया है। और महिला का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ है, क्योंकि महिला बाहर रो रही है और उसका कहना साफ तौर से ये है कि उसके पति के साथ हुई घटना में जिस तरीके से नगर कोतवाली की पुलिस ने जब उसने तहरीर दी तो पुलिस ने उसी को थाने में बिठालकर उसकी पिटाई की। लेकिन जिस तरीके से गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और पीड़ित जब अपनी शिकायत लेकर थाने में जाता है तो उल्टा उसी को बंद कर उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो पीड़ित है उसका कहना है कि उसके पति को अभी भी थाने में बंद कर रखा गया है। तो जिस तरीके से पुलिस की कार्यशैली पे लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। गोंडा तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस के ऊपर सोनिया गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या के कोतवाली नगर में परमहंस दास के ऊपर मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये साधु नहीं, भगवा चोला ओढ़ के पाखंडी के रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो नेताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। तपस्वी